नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। मास्टर्स लड़की थी, उसके पीछे एक डाकू पड़ गया। डाकू रिश्ता भेज देता है। बाप कहता है तुम पागल हो, तुम मेरी बच्ची का रिश्ता लेने आ गए हो, तुम डाकू हो। डाकू कहता है फिर की होया, असी भी तो ब्याह करना है। राइफल उसके पास है। माँ आई दरवाजे पे, डाकू ने उसकी गर्दन में फायर मारा, मौके पे गिर गई। मुलजिम आया, मैंने उससे सवाल किया तुमने बंदा मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? कहता है तुझे शर्म वाली केड़ी गल है, मैं तुम्हारे शो देखना, मैं तुम्हारा फैन हाँ। काट के सालन बना दिया। खातून ने अपने शौहर को मारा, उसके पाँव को कुल्हाड़ी से तोड़ा और उसका शोरबा बना लिया। शाहिद सदीक का कत्ल बेटे ने किया, गर्लफ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट करनी थी। ये जो बच्चे क्राइम करते हैं आपको दिखाई देते हैं ना, इनके माँ बाप ने क्राइम किए होते हैं। पुलिस मुकाबलों की बात हम, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। पुलिस मुकाबले की जरूरत क्यों पड़ती है? देखे ना, मैं पुलिस मुकाबला करती हूँ ना, मैंने करवाया है ना, मैंने कभी मौके पे खड़े होके कोई देखा है। लेकिन पता आपको सारा है। उस ब्रॉथल हाउस में कोई पर्शियन है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई इंडियन है, कोई इंग्लिश गर्ल है, कोई कैनेडियन है। रेड हैंडेड मैंने उन लड़कियों को पकड़ा। 15 पे कॉल कर रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा। छू कर निकलती है मौत को। आज सुनो क्राइम पॉडकास्ट में क्राइम शो एंकर तहमीना शेख से हमने जाना कैसे एक औरत ने अपने शोहर का पांव काटकर उसका सालन बनाया, हनी ट्रैप के केसेस में किस तरह से रेड की, तहमीना शेख को किस डाकू ने थ्रेट किया, कैसे एक लड़की ने अपनी माँ और भाई के कातिल से शादी कर ली। ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। दबंग लेडी हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्राइम शो करती हैं, लेकिन ये क्राइम शो करने का कैसे ख्याल आया? फर्स्ट क्राइम शो जो मैंने किया वो आप कह लें कोई 7 से 8 साल पहले, आवाम से हुकाम तक। ये प्रोग्राम था कोहिनूर टेलीविज़न का, जो मुझे मौका मिला टेलीविज़न की तरफ से कि मैं इस पर आउटडोर में क्राइम शो कर सकती हूँ। शुरू से क्राइम शो को करने की एक लगन मेरे दिल में थी कि ये कैसे होता है, ये सब जो हम फिल्में बचपन से देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं, कैसे हो जाता है, लोग कैसे इंसान को कत्ल कर देते हैं। तो एक बाय बर्थ ख़ानदानी फितरत कह लीजिए, मुझे आदत है कि बाल की खाल खींचने की। तो इसी तरह से शो जब मिला तो बहुत खुशी हुई कि चलें शो करते हैं। अब मैं नाम बनाऊंगी अपना, तहमीना एक ऐसा नाम बनाऊंगी कि लोग उसको पहचानें। ये बात है आज से 7 से 8 साल पुरानी। फिर उस शो को कंडक्ट किया फील्ड में जाके, फर्स्ट शो था। याद है अभी भी? टॉपिक क्या था? कुछ याद है, सब कुछ याद है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रोग्राम का नाम मैंने बताया आवाम से हुकाम तक। लाहौर में इसकी हमने रिकॉर्डिंग की और ये रिकॉर्डिंग हमने जो की ये हमने की DHA में, DHA पुलिस स्टेशन A, डिफेंस A में। अब मुझे नहीं पता था क्रिमिनल्स क्या होते हैं, कुबा खाना किसे कहते हैं, ये मामलात अंदर के खाते कैसे चलते हैं। मैंने कहा पुलिस को एक कॉल करो, पुलिस मौके पे पहुंचेगी, सारा क्राइम ख़त्म करा देगी। बच्चों वाला जहन था, इतना कोई मेच्योर जहन नहीं था। मैं चली गई, मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने बताया कि आप यहाँ पर ना मैडम एक ना ब्रॉथल हाउस है, वहाँ पर ये गलत काम होता है, तो आप वहाँ पे रेड करें, वो बड़ा अच्छा है और आप बड़ी कॉन्फिडेंट लेडी हैं तो काम अच्छा होगा। मैंने कहा मुझे आप उसकी वीडियोस दीजिए। उसने मुझे वीडियोस दी, डिटेल्स दी, सबूत दिए, तो मैंने देखा वाकई ये तो बात सच्ची है। फिर हम वहाँ पर चले गए अपनी टीम के साथ, और उस टाइम मेरी टीम के लोग थे तकरीबन 7, शायद 6 या शायद 7। हम वहाँ पर गए। उस ब्रॉथल हाउस में कोई 25 से 30 ख़वातीन भी नहीं कहेंगे, लड़कियाँ मौजूद थीं। कोई पर्शियन है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई इंडियन है, कोई इंग्लिश गर्ल है, कोई कैनेडियन है। अच्छा वो बैठी नहीं है। ज़ाहिर है ये तमाम लोग ख़वातीन, अगर कोई पंजाबी है तो उसके फ़ीचर्स चेंज होते हैं, इंडियन के फ़ीचर्स चेंज होते हैं, चाइनीज़ के फ़ीचर्स चेंज होते हैं। अब वो देख के मैं बड़ी अट्रैक्ट हो रही हूँ, यार इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ और ये कर क्या रही हैं यहाँ पे। हम वहाँ चले गए मुख्तसरन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने घर के अंदर। रेड हैंडेड मैंने उन लड़कियों को पकड़ा और एक पूरी प्लांटेड तरीके से हम गए थे, एज अ कस्टमर हम गए थे कि हम भी कस्टमर हैं। 3-4 लड़के थे साथ, चूँकि रेड करना था। अंदर जाके जब मैंने देखा सिस्टम सारा सेट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई है, फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग कंप्लीट की। 10 से 15 मिनट में वो ब्रॉथल हाउस जो खातून चलाती थी वो सही लंबी डशकरी थी, 6 फुट की। अच्छा रिकॉर्डिंग हो गई, वो आ गई, उसने आते सार अपने गार्ड बुला लिए, कुछ 6-7 गार्ड थे। डर नहीं लगा? वही बताने लगी हूँ। अब मेरी टांगें कांप रही हैं कि ये क्या हो गया। वो इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, उन्होंने 7 राइफलें उठाई हुई हैं और मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो कह रही हूँ गलत काम है, गलत काम क्यों कर रहे हो। मैं मासूमियत से ये कह रही हूँ, उनको कहाँ मेरी ज़ुबान समझ आती। अच्छा तब मासूम थी, अब नहीं लगती आप? हाँ, ये मैं आपको इनिशियल स्टेज बता रही हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया, कैमरामैन्स को अंदर बंद किया गया, मेरे ही कैमरामैन्स को, कि इन्होंने हमारे घर से चोरी कर ली है। चूँकि उनके हाथ में कैमरास थे,
उन कैमरास को तोड़ दिया गया, उन कैमरास के कार्ड्स को हमने सेव कर लिया था। पुलिस को बुलाया, मैं भागी वहाँ से, मैंने जान बचाई अपनी। बाहर एक दरख्त था, उसके नीचे छुप के बैठी हुई हूँ खौफ के मारे। रात के 9:30 बजे 15 पे कॉल कर रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा। 1 कॉल, 2 कॉल्स, 3 कॉल्स लगातार लगी हुई, क्योंकि अंदर लड़कों को मार पड़ रही थी, मेरी जान पे बनी हुई थी। कैमरामैन से मेरी टीम थी। 1 घंटा कॉल्स की, कोई नहीं आया। उसके बाद अपने ऑफिस फ़ोन किया, बताया कि ये मसला बन गया है। फिर ऑफिस से टीम आई पूरी, और फिर उन लड़कों को बेचारों को अंदर से निकाला। और जब उनको निकाला तो एक का खून यहाँ से बह रहा है, दूसरे का यहाँ से बह रहा है, लहू लहान है। डाला आता है ऐसे, आके उन लड़कों को बिठाते हैं, थाने चले जाते हैं। अब मैं खड़ी हुई हूँ कि ज़्यादती हो गई है, लड़कों के सर भी फट गए हैं और खौफ भी आ रहा है कि मैंने कैसा शो कर दिया है। हम पर FIR दर्ज हो जाती है। अच्छा, पहले शो पे FIR आप पर हो जाती है? जी, मुझ पे नहीं, टीम पर। अच्छा। कैमरामैन पर, कैमरामैन पर क्या FIR दर्ज होती है कि ये हमारी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को इन्होंने पामाल किया, ये घर था, घर के अंदर ये आदमी दाखिल हो गए। मैं मुंह देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट शो का। फिर FIR जब दर्ज हुई तो ज़ाहिर है उनको अरेस्ट भी होना था। अरेस्ट होने के बाद फिर उनकी बेल करवाई, फिर केस को समझा, फिर कैमरास को रिकवर करवाया। तो फर्स्ट जो शो था वो ये था, और वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। सीखा क्या इससे? इससे ये सीखा कि आप जब कहीं जाते हैं हाथ डालने, तो फिर आपको कम से कम उसकी ये रेकी ज़रूर करनी चाहिए कि यहाँ पर आने वाले लोग किस लेवल के हैं, कौन से ऑफिसर हैं, बावर्दी तो नहीं है। ये सीखा। तो ये इसमें नहीं कि अक्सर हम देखते हैं सहाफ़ी रेड करते हैं, आपका तो अब देखें कि पुलिस आपके साथ होती है, उस टाइम पुलिस का साथ होना ज़रूरी नहीं था कि ये मामलात ना होते अगर पुलिस साथ होती? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पुलिस का साथ होना बहुत ज़रूरी था, कानून के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक, SOP के मुताबिक। एक SHO जो होता है ना, एक पुलिस स्टेशन जो होता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसकी हदूद में कहाँ पर शराब बिकती है, कहाँ पर स्नूकर क्लब है, कहाँ पर जुआ खेला जाता है, कहाँ पर कातिल छुप कर बैठता है, कहाँ पर ब्रॉथल हाउस है, कहाँ पर कुबा खाना है, ये SHO को पता होता है। ऐसी है। कहाँ पे होटल है, जहाँ पर नाइट कितने पैसों पर चलती है, ये सब पता होता है। अगर नहीं ना पता तो फिर मैं उसको SHO नहीं मानती, राइट? स्टेशन हाउस ऑफिसर। और अगर उसको पता है और ये मामला चल रहे हैं तो फिर वो क्या है, शामिल है। ठीक है, ये आपका स्टूडियो है ना, आपकी मर्ज़ी थी तो मैं स्टूडियो में दाखिल हुई, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ विदाउट परमिशन मैं यहाँ आ सकती हूँ? नहीं आ सकती। तो फिर आप एक SHO, एक थाने की जुरिस्डिक्शन में भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई धंधा नहीं चला सकते जब तक कोई एग्री नहीं है। अगर मैं वहाँ पुलिस को लेकर जाती तो मेरे जाने से पहले सारा सिस्टम बंद हो चुका होता, इतला पहुँच जाती, इसलिए नहीं लेकर गई थी। इसके बाद फिर किस तरह से सफ़र का आपने आगाज़ किया? आगाज़ तो हो गया, बैड एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से सीखा और फिर क्या क्या किया? अच्छा, इस शो को कंडक्ट करने के बाद ज़ाहिर है मैं घर लेट पहुंची। मेरे वालिद साहब के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ही इज़ जस्ट लाइक फ्रेंड। काम करते करते ज़ाहिर है जब आउटडोर आप जाते हैं फिर आपको टाइम का नहीं पता, रात कब हुई और दिन कब हुआ। तो मैंने कहा अबू जी एक शो था वो मैं कर रही थी और इस तरह से हो गया, और मेरी आवाज़ काँप रही है, टांगें काँप रही हैं, क्या कुछ हो गया, आज बताना है या नहीं बताना। रात के 2 बजे मैं घर आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा बेटा ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ चलना है, आप अकेली पूरा पाकिस्तान नहीं बदल सकती, सिस्टम के साथ चलना है, चीज़ों को लेकर चलना है, और हम नेक्स्ट शो करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा राइट, मुझे हौसला हुआ, और फिर उसके बाद चलते चलते आज यहाँ तक आ गए। उस रात सोई थी आप? नींद आई थी? नहीं सोई थी, नहीं सोई थी, नींद नहीं आई थी, खौफ आ रहा था बहुत क्या चल ज़्यादा। रहा था माइंड में? जहन में ये चल रहा था कि हमें तो बचपन से ये बताया गया कि पुलिस मुहाफिज होती है, हमें तो बचपन से घर में ये सबक दिया जाता था कि कोई गलत काम हो पुलिस बताओ, पुलिस वाले अंकल आते हैं ऐसे ठीक कर देते हैं। तो पुलिस वाले अंकल तो झूठ बोल रहे थे, उधर पुलिस वाले अंकल तो हमें ही डांट रहे थे। ये सवाल चल रहा था कि बचपन के सवालात थे जहन में, जो आज से 7-8 साल पहले उस टाइम जहन में आए। सारी रात ये कुछ के गलत बताया जाता था क्या बचपन से, ये सवालात थे। अच्छा, आप लड़की हैं, अमूमन हम देखते हैं कि क्राइम शो या क्राइम की फील्ड के अंदर लड़कियां कम हैं, नहीं आती। अगर जो आती भी हैं वो लिंक वगैरह करती हैं, स्टूडियो से करती हैं, फील्ड में जाकर नहीं करती। आप मुल्ज़िमान के पास भी जाती हैं, जब उनके साथ खड़े होकर उनसे इंटरव्यू करती हैं, सवाल जवाब करती हैं, तो डर नहीं लगता? दिल में दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिल और दिमाग में वो केस चल रहा होता है जिसकी रिकॉर्डिंग करने गए होते हैं, और डर बिल्कुल नहीं लगता।
ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये बचपन से मेरी आदत है, मैं ब्लंटली शुरू से इस तरह से हूँ। खौफ की तो बात दूर दूर नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सामने तगड़ा बंदा खड़ा करें, मैं उसकी तफ्तीश करूँ। तो माइंड में या कोई किसको याद करती हैं, क्या चीज़ माइंड में होती है आपके उस टाइम पे? मुश्किल वक्त की, अब क्राइम शो की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं ना। एक वो कैटेगरी है जिसमें पुलिस ने केस को मिचोर किया होता है, जिसे हम ये कहते हैं कि केस मिचोर है, यानी मुलजिम पकड़े हुए हैं, केस सॉल्व्ड है ऑलमोस्ट। इसे भी क्राइम शो कहते हैं, जिसमें मुलजिमान के आप जिक्र कर रहे हैं। एक वो भी क्राइम शो होता है जिसमें हम रेड्स करते हैं, आपने मुझे देखा होगा रेड्स करते हुए, जिसमें पुलिस साथ होती है, अब वो भी होता है साथ में। एक वो होता है जो सादा सादा काम होता है, पुलिस ने कोई काम नहीं किया और फैमिली से बात किया और बस ठीक है, इन्होंने उनकी आपने आवाज़ बनना है। जो होता है रेड शो, उसमें जाने से पहले मुझे जहन में ये आता है कि इन केस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मैंने क्या करना है। आपको दोनों साइडें रखनी पड़ती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि पुलिस को अगर आप पहले बता देते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन कुछ लोग हैं बीच में ऐसे जिनकी वजह से अच्छे लोग भी बदनाम होते हैं, तो वो लोग ही भाग जाते हैं जहाँ आपने रेड करनी है। तो दोनों साइडों का होमवर्क करना है। विन विन सिचुएशन, ऐसा हो गया तो क्या करना है और ऐसा हो गया तो क्या करना है, तो उसी हिसाब से फिर मैं चलती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे बहुत खौफ आए या मोहलत तो नहीं होती वहाँ पे कि आप बैठ के फ़ोन करें और ये कुछ करें, रेड्स में इतनी मोहलत नहीं होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मनदारी होती है, आप एक फैमिली का इंटरव्यू कर रहे हैं और दूसरी फैमिली भी उसी गली में उसी मोहल्ले में रहती है, उन्होंने भी राइफलें पकड़ी हुई हैं और उन्होंने भी राइफलें पकड़ी हुई हैं और बीच में खड़ी है तहमीना शेख। तो फिर उस टाइम मैं अपने वालिद साहब को मैसेज करती हूँ, उनको समझ आ जाती है कि ये डर रही है और मुझे हौसला हो जाता है। मुझे लगता है कि बस जो मैंने करना था कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये राइफल वाला सीन लास्ट कब हुआ आपके साथ? ये राइफल वाला सीन हुआ मेरे साथ गुजरांवाला में, जिसका क्लिप आपने देखा कि बहुत वायरल हो रहा है। दुश्मनदारी है, एक ही फैमिली है, वट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं ना ख़ानदान के अंदर, अब वो शादियाँ हुई हुई हैं। 4 लोग, सगा भाई आता है, किसी कज़न को, किसी सगे भाई को, बहनोई को, रात को आते हैं, आके उनको गोलियां मार के चले जाते हैं। अच्छा। चारों के चारों की डेथ हो जाती, चारों डशकरे जवान 6-6 फुट के। जायदाद पर ये झगड़ा स्टार्ट हुआ, बहुत वायरल ये स्टोरी रही लास्ट डेज में। मुझे उस फैमिली ने कांटेक्ट किया तो मैं गई वहाँ पर अपना होमवर्क करके। अब उसी गली में दूसरी फैमिली भी रहती है, एक गली के कोने पे एक साइड पे और दूसरी साइड पे। मैं घर गई, मैंने रिकॉर्डिंग की सारी और मैं इंट्रो दे रही हूँ। जो क्लिप आप लोगों ने देखा उसमें एक साइड पे भी राइफलें लेके 13-14 लोग खड़े हुए हैं, दुश्मनदारी डेरेदार लोग हैं, दूसरी साइड पे भी लेके खड़े हुए हैं। अब मैं बीच में खड़ी इंट्रो दे रही हूँ, अभी मैं बड़े अच्छे अंदाज में इंट्रो दे ही रही हूँ कि फायरिंग शुरू हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने राइट भागना है, उधर भी राइफलें हैं, और मैंने लेफ़्ट भागना है तो उधर भी राइफलें हैं। तो मैं वहाँ बड़ी परेशान भी हुई, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया, मजबूत कदम रही, भागी नहीं, प्रोग्राम अपना कंप्लीट करके वापस आई। इंट्रो पूरा वहीं पे किया? यस, पूरा इंटरव्यू वहाँ पे किया। हमारे इधर कहा जाता है अक्सर, पुलिस स्टेशन में भी हमने देखा है, लोग भी कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं कि नफ़रत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। कभी कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मुलजिम देखा हो जिसे देख के आपको नफ़रत उस मुलजिम, उस मुजरिम से हो गई हो? सारों से होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं रूटीन मैटर्स को अपने प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड ना करूं। मैं वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हूँ जो हीनियस क्राइम होता है, बड़े बड़े काम डाले होते हैं। जब आपको अली नज़र आता है ना कि ये जो आपके सामने शख्स खड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती करके आया है, उसके बाप के सामने डकैती करके आया है। अच्छा, बाप के सामने? बहुत से ऐसे केसेस हैं। फिर आपको उसके पास खड़े होकर ना उससे डर नहीं लगता, उससे घिन आती है, नफ़रत आती है कि ये हमारी तरह का इंसान है पर ये पढ़ किन कामों में गया। तो नफ़रत होती है, गुस्सा आता है। ज़ाहिर है हमने अपनी हदूद में रह के सवाल जवाब करने हैं, वो करती हूँ और आ जाती हूँ। ऐसा कोई केस आपको याद पड़ता है? मतलब आपने बताया कि बहुत सारे केसेस हैं, कोई वर्स्ट केस आपके सामने? वैसे तो बेशुमार केसेस याद रह जाते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा काम करना होता है तो केसेस को पहले स्टडी करना होता है डिटेल से, फिर याद आता है अच्छा ये गुजरांवाला के फ़लाने गाँव का फ़लाना मामला था। एक ऐसा केस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं प्रोग्राम करने के लिए गई नौशहरा विरका। वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि एक शख्स है जिसने 4 लोगों को कत्ल किया है और पुलिस ने उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। मुझे नहीं आइडिया था नौशहरा विरका कैसा है। ऑब्वियसली आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं घूम सकते ना, टाइम लगता है इन चीज़ों को। हाँ, ये आइडिया था कि ज़ाहिर क्रिमिनल एरिया होगा जहाँ पर ये कुछ हुआ। मैं चले गई प्रोग्राम करने के लिए और फैमिली से मैंने बात की।
मुख्तसरन ये कि एक मास्टर्स लड़की थी जिसकी उम्र थी 22 साल या शायद 21 साल, इससे ज़्यादा नहीं, यंग लड़की थी, बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई लड़की। उसके पीछे एक डाकू पड़ गया। अच्छा। और वो कहता है कि मैंने इससे शादी करनी, मुझे ये पसंद आ गई है। लड़की बेचारी इनोसेंट, पढ़ी लिखी, घर की शरीफ लड़की, वो उसको जान छुड़ाती रही, मना करती रही, लेकिन डाकू ने उसकी जान दी। और डाकू भी वो जो बेले वाले होते हैं। अब आप सवाल करेंगे बेले वाले कौन से डाकू होते हैं? कौन से होते हैं? ये बेले वाले डाकू वो होते हैं जो रहते हैं दरिया की पट्टी पर, ख़तरनाक किस्म के लोग। ये जल्दी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, इनको जब पुलिस पकड़ती रेड करते हैं दरिया में छलांग लगा देते हैं। इनका हिसाब किताब आम इंसान से बहुत हट के होता है। इनकी भी कैटेगरीज हैं डाकुओं की। अच्छा, ये वो वाला डाकू था। मैं फैमिली के पास गई, मैंने सारी रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा, लड़की को पहले मैंने निकाब करवाया, मैंने कहा इसका फेस दिखाना मुनासिब नहीं है, लंबी ज़िंदगी आगे। मैंने कहा अच्छा बच्चे हुआ क्या था, मुझे ज़रा डिटेल से बताओ। बड़ा रोई बेचारी, कहती है अच्छा मैं आपको बताती हूँ, तो आप मुझे बचा लेंगी? मैंने कहा मैं बचा लूँगी, आप मुझे बताएं, अल्लाह आपको बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की अली, उसने कहा ये डाकू है, मुझे मैसेज करता है ऐसे ऐसे, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, ये कहता है मैं तुम्हारा ख़ानदान मार दूंगा अगर तुमने मुझसे शादी ना की। अच्छा। एट द एंड डाकू रिश्ता भेज देता है इनके घर। बाप कहता है तुम पागल हो, तुम मेरी बच्ची का रिश्ता लेने आ गए हो, तुम डाकू हो। डाकू कहता है फिर की होया, असी भी तो ब्याह करना है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रिश्ता जाता है, साफ जवाब हो जाता है, शटअप कॉल हो जाती है, उसको समझ आ जाती है कि रिश्ता नहीं होता इधर, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो निकला, राइफ़ल उसके पास है। अब मुझे एग्जैक्ट उसका गन का नाम नहीं लेना आ रहा कि कौन सी वाली गन थी, बड़ी वाली गन थी। वो लेके निकला, लेके लड़की की माँ आई दरवाजे पे। ये गांव का एरिया है ना, तो गांव के घर और तरह के होते हैं शहरों की निस्बत। माँ आई दरवाजे पे, लड़के ने उसके, डाकू ने उसकी गर्दन में फायर मारा, मौके पे गिर गई। अच्छा। 4 कदम आगे गया। ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स होते हैं, छोटे छोटे बरामदे इनके, छोटे छोटे सहन, 7-7 कमरे। थोड़ा सा और आगे गया तो लड़की की खाला बैठी थी, उसकी पसली में गोली मारी। थोड़ा सा और आगे गया तो भाई बैठा था, उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, साढ़े घर आ गया तू। उसने उसके मुंह में गोली मारी। मज़ीद आगे गया तो उसके दूसरे भाई के गोली मारी। चारों लोग मौके पे ढेर हो गए, मर गए। लड़की सहम गई, लड़की बेड के नीचे छुप गई और वो भाग गया, मफरूर हो गया। अच्छा। मुझे वाक़े का पता चला, मैं गई प्रोग्राम करने, मैंने सारा इंटरव्यू, ये जो मैं आपको बात सुना रही हूँ, ये मुझे उस लड़की ने सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन गई, जाके मैंने पूछा कि भाई इतना हीनियस क्राइम और इतना बड़ा वकूआ, 4 लोग मार दिए, तो मुलजिम नहीं आपने पकड़ा? उन्होंने कहा मुलजिम मैडम हमने पकड़ा है। मैंने कहा लाएं जी मुलजिम को सामने। हमने अपने प्रॉपर जो तरीक़ाकार होता है, एक उस तरीके से उसको मुलजिम को बुलाया, परमिशन लेते हैं, एक तरीक़ाकार होता है। मुलजिम आया, मैंने उससे सवाल किया तुमने बंदा मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? कहता है जी शर्म वाली केड़ी गल है, मैं तुहाडे शो देखना, मैं तुहाडा फ़ैन हाँ। अच्छा। मुझे तो समझ ना आए मैंने इसको क्या पूछना है और क्या कहना है, और ये मुझे कह क्या रहा है और इसको शर्म नहीं आ रही है, पुलिस स्टेशन में कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा किस तरह तुमने मारा था? किस तरह मारे, असी जिवें मारी दा बंदा मारता मैं उसका मुंह देख रही हूँ। तो ये मुझे स्टोरी जो है ना, केस भूलता नहीं है। उस आदमी ने मुझे ये कहा कि मैं ठीक 15 दिन बाद बाहर आऊँगा। मैंने उसके साथ सख्ती की ना सवाल में कि ज़रा इंसान बन के खड़े हो, जवाब दो सीधी तरह जो करके आए हो। फिर उसने जवाब दिए, कहता है ठीक 15 दिन बाद बाहर आऊँगा, आपको मिलूँगा बाहर आके। अच्छा। इतना तो मैं कत्ल करके गंदा नहीं हुआ जितना मुझे आपने गंदा कर दिया अपने प्रोग्राम में, अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी में। मैंने कहा एम ही फड़े मार रहा है, फजूल बातें कर रहा है। तो SHO भी बैठा हुआ था, सारा काम मामला हुआ। आप यकीन कीजिए, बी ऑनेस्ट, 20 दिन के बाद वो बंदा बाहर था। डर नहीं लगा आपको? आएगा बहुत डर आमना लगा, सामना होगा, बहुत डर लगा। वही बताने लगी हूँ। मैंने चोरी चोरी पता करना, बंदा बाहर तो नहीं आ गया, ओए बंदा बाहर तो नहीं आ गया, केस को फॉलोअप करना। पता लगा 20-22 दिन बाद ये बाहर आ गया। ये डील तय पाई 4 करोड़ रुपए में, कत्ल माफ़ हो गए। माफ़ क्या हुए, क्या कह सकते हैं सिस्टम को, धमकाया होगा, जो भी कह लें आप। बहरहाल ये डील हो गई करोड़ों में, बंदा बाहर आ गया। और मुझे डर लगे, दिन रात मैं सोचूँ ओए मैंने तो सवाल किए, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया। ज़ाहिर है हर इंसान को जान प्यारी है, मौत को गले कोई भी नहीं लगाता। जो लगाते हैं वो फिर हमारे जैसे इंसान नहीं है, वो शोहदा हैं, वो अजीम लोग हैं। लेकिन आप भी छू कर निकलती हैं मौत को। हाँ, शायद कोशिश करती हूँ कि काम अच्छा हो। अच्छा, फिर उस बंदे के साथ मेरा आमना सामना हो गया गुजरांवाला में एक और रिकॉर्डिंग के ऊपर। अच्छा। उस टाइम वो शादीशुदा हो चुका था, उसी लड़की से उसने शादी की बाद में। अब वो उसके बच्चे की माँ है और उसी रंग में ढल गई है। तो
ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ हुआ, कहता ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ जिन्होंने मैंने थाने च आके डांडिया सी, बड़ियां गल्लां कीतियां सी, मैनू दसो मैं आ गया ना बाहर। मैंने कहा हाँ भाई तुम तो आ गए हो, तो सिस्टम ने जाहिर है तुम्हें डील करना था। अब अंदर से मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैंने उसको शो नहीं करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया और हम वापस आ गए। इस तरह से केसेस कुछ याद रह जाते हैं। उस लड़की ने शादी कैसे कर ली उससे? डील हो गई थी ना, करोड़ों की खौफ खा माँ गई का थी। कातिल, उसके भाई का कातिल, उसकी खाला का कातिल जिंदगी गुजारी है उसके साथ। आपकी पसंद से फैसले नहीं होते, बाज़ औक़ात आपको मजबूरी के फ़ैसले करने पड़ते हैं। जिस लड़की के 2 भाई उसकी आंखों के सामने कत्ल हो गए हों और उसके हों भी सिर्फ 2 ही भाई, माँ भी कत्ल हो गई और बाप भी कत्ल हो गया, उसको कौन देखेगा पीछे? ताया चचा नहीं देखते। इट्स अ बिग रियलिटी, नहीं देखते। वो अकेली डाकू से लड़ सकती थी, सिस्टम को पूरा आ सकती थी, थाने अदालतों में जा सकती थी, उसने घुटने टेक दिए। कानून हार गया इधर। कानून नहीं हारा, डाकू तगड़े हो गए, डीलिंग करनी आ गई, करोड़ों की डीलें। कानून कभी नहीं हारता। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप उससे सख्त सवाल कर रही थी, वो जवाब भी दे रहा था, मान भी रहा था कि उसने किया। अक्सर केसेस आपके सामने वो भी आते होंगे जिसमें मुलजिम झूठ बोलते होंगे कि नहीं हमने नहीं किया, आपको अंदाज़ा भी हो जाता होगा। हुआ ऐसा कभी? मेजॉरिटी केसेस में आप किसी भी मुलजिम को जाके पूछे, हाँ भाई तुमने कत्ल किया है? नहीं मैं तो किया ही नहीं। झूठ बोल रहे ने पुलिस वाले, इन्होंने मैनू मारे है सारी रात, मनवा रहे ने। मतलब मुलजिम की लैंग्वेज होती है। तो कोई भी मुलजिम ये नहीं कहता मैंने ये काम किया है। हाँ, टेक्निकल तरीके से उसकी CDRs, उसकी चीज़ें, रिवायती तरीक़ाकार पुलिस का, फिर वो मानता है जाके। ऐसे नहीं वो मानता इतनी आसानी से। इस तरह तो फिर पाकिस्तान में सारे लोग ही शरीफ हो जाएं, मासूम हो जाएं, क्राइम ख़त्म हो जाए। जो आपका अंदाज़ है, जिस तरह से आप सवाल करती हैं, आप तो इन्वेस्टिगेट भी कर लेती हैं, कभी किसी से खुद मनवाया? शायद बेशुमार से। मैं अभी अगर मैं डिजिट्स शायद आपको ना बता सकूं, बेशुमार से। और जो पंजाब पुलिस है, पंजाब में चूँकि मैं ज़्यादा काम करती हूँ ओवरऑल, तो इसमें मुझे ये कहा जाता है कि तमीना तफ्तीश बहुत अच्छी करती है। इसको मुलजिम पकड़ाओ 15 मिनट में मना लेगी कि क्या किया है इसने, कैसे कैसे किया। मैं बाल की खाल, मैंने बताया मुझे खींचने की आदत है, तो मैं ज़ीरो से शुरू होती हूँ। हाँ भाई कहानी शुरू कर, तो आप वहाँ से चीज़ों को पकड़ लेते हैं हाजिर दिमागी के साथ कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। कोई केस याद पड़ता है जिसमें मुश्किल से आपने टाइम लगा हो, झूठ ज़्यादा बोल रहा हो, आपने बात मनवाई हो? बेशुमार ऐसे केसेस हैं, एक नहीं बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसमें जाहिर है जो मुलजिम का पार्ट होता है ना, वो तकरीबन हमारा 20-25 मिनट का होता है। तो 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो रिकॉर्डिंग होती है आधे घंटे की, जिसमें काउंटर क्वेश्चंस करने होते हैं। बाज़ औक़ात मैं पूछ रही हूँ, वो चुप करके खड़ा है। मैं पूछ रही हूँ हाँ भाई क्या किया, वो चुप है। क्या किया बताओ, वो चुप है। तो इस तरह टाइम काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है, लेकिन पता लग जाता है उसी दौरान, समझ आ जाती सारी स्टोरी, किस्सा क्या है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते कि मुलजिम झूठ बोलता है। कभी आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आप मुद्दई का इंटरव्यू कर रही हैं और आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो कह रही है ये सच नहीं है, ये झूठ है, कहानी बनाई जा रही है? बेशुमार। गाँव में इसे कहा जाता है गोल पर्चा। अच्छा, क्या हुआ है, गोल जिया पर्चा हो गया, छोटा जिना पर्चा हो गया, जिसमें झूठा केस बना दिया जाता है। IG साहब का ये ऑर्डर है कि किसी भी खातून के साथ या कोई भी मसला होता है, आपने फ़ौरन FIR दर्ज करनी है। एक वो खातून जो प्रोफेशनल है और जाके SHO को कहती है मेरे साथ रेप हो गया, ये काम हो गया है, पर्चा दर्ज करो जी फलाने बंदे ने किया। SHO क्या कहेगा, मैं नहीं करना, IG के तो ऑर्डर है, वो करेगा। पर्चा दर्ज हो गया, अब उसको साबित करना है, फोरेंसिक्स होने हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, ये एक अलग चीज़ है। और इन तमाम चीज़ों को टाइम लगता है। ये मौके पे पर्चा हो गया, चुटकी बजाते काम नहीं होते, ये महीनों के काम है। पर्चा तो हो गया, जिस बंदे का नाम पर्चे में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं नामजद पर्चा, नाम मेंशन है उसका। अब वो बंदा तो सर छुपाता फिर रहा है, मुंह छुपाता फिर रहा है कि मेरा नाम लिखा गया। अब उसने किया या नहीं किया, ये एक अलग डिबेट है जो 6 महीने बाद जाके साबित होनी है, और इसी दौरान डील भी हो जानी और मामलात क्लियर भी हो जाने। तो यहाँ से समझ आ जाती है, पर्चे को पढ़ के समझ आ जाती है, मुद्दई से बात करके समझ आ जाती है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ड्रामा लगा रहा है। एक केस बड़ा शॉर्ट्स आपको सुनाती हूँ। पाकपतन में मैं गई प्रोग्राम करने के लिए। इमेजिन, खातून की उम्र है 75 साल, 75 ईयर्स। अम्मा जी हैं, बूढ़ी हैं काफ़ी, बेटे उनके हैं, बेटियां उनकी, बहुएं हैं, हंसता बसता घर है। बाप उनका बड़ा डड है। अच्छा। उसकी उम्र है 80 साल, जिम्मेदार आदमी है, किसी को कुछ सकने नहीं देता, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, डड है, शुरू से डड है।
बाप से ये बच्चे जायदाद मांग रहे थे, बेटे दोस्त के बाप कहता था मैं मरांगा तो दवांगा, हुण नहीं मैं देनी। मुझे ये खबर पहुंची और मैं ऐसा नहीं है कि केस आ गया, खबर टीवी पे ब्रेक हुई, तमीना पहुंच गई। मैं उसकी पूरी छानबीन करके ज़राए के मुताबिक चीज़ें निकाल के फिर जाती हूँ, ताकि मेरी साइड से मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए। मैं वहाँ पर गई प्रोग्राम करने के लिए। मैंने पूछा मुद्दई उसकी कौन बनी? अम्मा जी। केस ये था कि जो बाबा जी थे, सुबह 4 बजे के करीब जब वो नमाज पढ़ने के लिए उठते थे रूटीन के मुताबिक, उनको उनके बेटों ने कत्ल किया, कुल्हाड़े मारे, कुल्हाड़े से गर्दन अलहदा कर दी और अंदर जाके 15 पर कॉल कर दी कि डाकू आए थे, साढ़े अब्बे नू मार गए ने। पंजाबी लोग थे। पुलिस मुझसे और आपसे बहुत समझदार है। मैंने और आपने अगर हफ्ते की 3 रिकॉर्डिंग्स करनी है ना, तो पुलिस ने दिन की 4 करनी है। केसेस को देखते हैं ना, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, कोई समझ नहीं लगी यार। अंदर आने का रास्ता कोई नहीं, बाहर जाने का रास्ता कोई नहीं, बंदा अंदर मर गया, ये चक्कर क्या है? ब्लड ट्रेल होती है और बहुत लंबे चौड़े किस्से हैं। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे ब्लड ट्रेल किसे कहते हैं, बता दें। ब्लड ट्रेल कहा जाता है जब किसी को कत्ल करते हैं तो उसका ब्लड निकलता है। वो ब्लड निकलता है जब, तो डेड बॉडी को कुछ लोग कत्ल करने के बाद ठिकाने भी लगाते हैं। अब जहाँ से बॉडी को घसीट के ले जा रहे हैं, पीछे पीछे खून लग रहा है, इट कॉल्ड ब्लड ट्रेल। ब्लड ट्रेल कोई नहीं है, बंदा कोई नहीं अंदर बाहर आया, वह कैसे मर गया बाबा। बहरहाल अब गाँव में कैमरास तो नहीं होते हैं, ये चीज़ें सहूलियात नहीं होती हैं। पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया और अम्मा जी के बेटों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। 2 दिन के अंदर अंदर। केस सीधा सीधा था, समझदार इंसान फ़ौरन समझता है इस चीज़ को, जिसकी फील्ड है उसको समझ आ जाती। मैं प्रोग्राम करने के लिए गई और अम्मा जी से मैंने बात की। मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ मुझे बताएं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उमर रसीदा खातून है, उन्होंने मुझे देख के ये कहा कि साढ़े घर दा मामला है, ठीक है, जना मेरा मर गया है। शौहर को कहते हैं जना, कहते हैं लोग, जना मेरा मर गया, तेनू की मसला है? मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे डिटेल्स बताई हुआ क्या था। हम रिकॉर्डिंग करने गए थे और मैं पुलिस के साथ जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो अम्मा जी कॉन्टीन्यूसली पूरे शो में सिर्फ ये कह रही हैं कि जाने वाला चला गया, मेरे बच्चे छोड़ दो, जाने वाला चला गया, मेरे बेटे छोड़ दो। तो बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। और फिर अम्मा जी ये भी स्टार्टिंग में कह रही हैं, वो तो मैंने टेक्निकल तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया कि नहीं डाकू आए सी, वो मार के चले गए। सब पता है अम्मा जी को। तो ऐसा भी बाजुकात होता है कि मुदई भी झूठ बोलता है, और फिर मुदई माफ़ भी कर देते हैं ठीक 2 महीने बाद पैसे लेके। ऐसा भी होता है। जब आप किसी केस को कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग करवा के निकल आती हैं, लेकिन उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कितने अरसे तक आप पर रहता है? 10 मिनट तक। अच्छा। गाड़ी में बैठने तक। गाड़ी में बैठे हैं अपनी टीम के साथ, वहाँ से निकले हैं, ख़त्म वहीं पे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, अब तो रूटीन सी बन गई ना। जाहिर है आप डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो आपके लिए बहुत आसान सा लगने लगता है, आपको आपकी ग्रिप आ जाती है चीज़ों पे। 10 मिनट हार्डली, शायद इससे भी कम। अच्छा, अक्सर देखने में ये भी आता है, यूट्यूब पे हम देखते हैं आप एक दिन झंग में हैं, अगले दिन गुजरावाला में हैं, किस तरह से, कैसे? मैं चूँकि पूरे पंजाब में शोज़ करती हूँ, तो मुझे जहाँ से लगता है कि ये स्टोरी बड़ी क्लिक करेगी और ये अच्छी स्टोरी है, अब हम सहाफ़ी होने के नाते क्राइम को अच्छा कह रहे हैं, अब लोग इस पर भी एतराज़ करेंगे। मैं ये पूछने वाला हूँ, आपके ख्याल में आपने जो कहा अच्छी स्टोरीज है, हाँ, उसका क्या पैरामीटर है? अच्छी स्टोरी से मुराद ये है कि आप उस स्टोरी को स्टडी करने के बाद एक ऐसा मैसेज आवाम को दें कि शायद कोई आपके मैसेज को फॉलो करे तो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। हम उसे कहते हैं अच्छी स्टोरी है, मतलब कि एक अच्छा मैसेज इससे डेवलप होगा, केस मिच्योर है, लोगों को सबक मिलेगा। और कभी भी हमारा माशरती रवैया ये है कि आप बैठ के अच्छी बात किसी को बताने लग जाए ना, आप यकीन करें मजमा खाली हो जाएगा। आप वहाँ बैठ के उल्टी सीधी बातें करनी शुरू करें, मजमा बढ़ता चला जाएगा। माशरती रवैया है हमारा ये। और अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है, ये सिस्टम है यहाँ पे। तो जाहिर है स्टोरी को फिर डिटेल के साथ स्टडी करने के बाद फिर जाते हैं, जाके देखते हैं, करते कराते हैं, आवाम के सामने रखते हैं, अगले दिन अगला केस। और इसी तरह से कभी गुजरांवाला और कभी जंग आपको मैं नज़र आ रही होती हूँ। मैं भी क्राइम शो करता हूँ, आप भी क्राइम शो करती हैं। ऑडियंस जो है इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है बाकी कंटेंट की निस्बत। हमारे यहाँ जो ऑडियंस देखने वाली है, क्या माइंडसेट है? क्राइम शो को एंजॉय करती हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता। हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे स्टोरीज़ को देखें, हमारा तो मकसद ये भी होता है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं, हम जो उसका अंजाम बता रहे हैं लोगों तक वो पहुँचे। लेकिन लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं क्राइम के अंदर, क्राइम स्टोरीज़ के अंदर।
देखें, ये तो मिजाज है ना अपना अपना। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्राइम शो लगा बंद कर दो भाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब मेरी अम्मा, मेरी वालिदा इतनी मासूम है कि मुझे चूंकि सारा दिन प्रोग्राम के मुतल्लिक लोगों के केसेस जो हल नहीं हुए, किसी पुलिस वाले ने रिश्वत ले ली, उसकी कॉल आ गई, कहीं कत्ल हो गया, उसकी आ गई, थोड़ी देर बाद कॉल आ गई जी हमारी बच्ची घर से भाग गई है, इस तरह के क्रिमिनल टाइप की जो कॉल्स आती हैं, हम इसे घर में कहते हैं गंदी गंदी कॉल्स आ रही हैं। तो मेरी जो मदर हैं वो कहती हैं तमीना मेरे सामने कॉल ना सुना करो, वो इतनी मासूम है। तो मैं उनके सामने कॉल सुनती भी नहीं हूँ। तो जाहिर है जो कुछ हो रहा है माशरे में वो कुछ आपने सुनना भी है, दिखाना भी है और ख़ुद को उसमें से निकालना भी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आवाम देखती है। हम बात करें अगर ख़वातीन के क्राइम्स की, ख़वातीन कैसे क्राइम्स करती हैं? अब ख़वातीन और लड़कियां जो है ना वो मुझे कहेंगी देखें खुद खातून है और बातें क्या कर रही है। मैं कहती हूँ फसाद की जड़ी औरत है। औरतों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। घरों में झगड़े कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वही बेटा होता है ना जो माँ के साथ बिल्कुल ठीक होता है। शादी के बाद मसाइल शुरू हो जाते हैं, भाभियाँ आने पर उसी घर में मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहाँ से होते हैं? बेटा तो वही है जो माँ के पेट से पैदा होकर जवान हुआ, वही मसाइल बढ़ते हैं तो कत्ल व गारत होती है। ये कोई कातिल और ये मकतूल आसमान से नहीं उतरते हैं, ये आपके और मेरे जैसे लोग हैं, लेकिन ये माशरे की बेहिसी का निशाना बन जाते हैं। तो इनके साथ ये होता है, भाई कत्ल हो गया, बाप कत्ल हो गया, बहू कत्ल हो गई, बेटी कत्ल हो गई, ऑनर किलिंग हो गई। कैसे हो जाती है? ऐसे ही होती है। अब एक खातून अगर अपने भाई की इज्जत को और बाप की इज्जत को उछालती फिरेगी तो बाप क्या करेगा? जवाब दीजिए, क्या करेगा बाप? मना करेगा? एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा लोग उसको जब गली में आते जाते ताने देंगे, यदि कुड़ी ने है कि काम किया है, इसकी बेटी ने ये काम किया है। फिर क्या करेगा बाप? शर्म से मुंह नीचे करेगा कितने दिन? फिर एंड क्या होता है ऐसे मामलात में? दही इलाकों में ऑनर किलिंग क्या हुआ जी, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। लोग ताने देते थे मैं जीन जो गा नहीं रहा, तो फिर कत्ल हो जाता है। तो फसाद किसने फैलाया? औरत ने फैलाया। मर्द भी करते हैं क्राइम, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो है ना ये बड़ी ढीठ किस्म की हैं। ये काम ऐसा डालती हैं ना कि पूरा किस्सा तैयार करके खड़ा कर देती हैं। अक्सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर बॉयफ्रेंड से मिलकर शोहर का कत्ल, ये कैसे केसेस होते हैं? ये मुझे बताएं ना, औरत का ही काम है ना। एक शादीशुदा औरत है, बच्चों की माँ है या नहीं है, निकाह हो गया, इट मीन्स कि आप शादीशुदा हैं। आप कैसे किसी के साथ अपना रिलेशन डेवलप कर सकती हैं? आपको अलाउ ही नहीं है, ना दीन ने दिया, ना दुनिया ने दिया, और ना आपके एथिक्स आपको ये बताते हैं। फिर आप मुझे बताइए, एक बंदा आया है, उसको पता है कि मेरी बीवी फलाने बंदे से लगी हुई है, नाजायज़ ताल्लुकात जो आपने मुझसे सवाल किया, तो फिर क्या होगा? घर में क्या होगा? शौहर क्या करेगा अपनी औरत के साथ? लड़ाई झगड़ा होगा। और वो लड़ाई झगड़ा तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है ना। फिर जो कुछ इनके घरों में होता है वो फिर हम जाके देख रहे होते हैं। किसी का एक कमरे का घर है, कोई छत पे रहता है। कबूतरों के चबूतरे जो होते हैं उसके अंदर ज़िंदगियाँ लोगों की गुजर रही हैं गुर्बत के मारे, और उन्हीं चबूतरों में मैंने लाशें पड़ी देखी हैं। मैंने ऐसे केसेस अली देखे हैं। 2 बहनें हैं, पाकपतन का एक गाँव है, 2 बहनों ने अपने, एक बहनोई है, एक मियाँ बीवी है और एक बहन है। जो बहन साथ रहती है वो डिवोर्स्ड है और वो उसको एक बहन दूसरी बहन को ले आई कि चलो मेरे पास रह लो। बहनोई मना करता है गलत काम ना करो, बुरी बात है, नमाज पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। अब बहनोई की जो साली है उसको बहुत बुरा लगता है, बीवी तो फिर भी सुन ही लेती है, बच्चों की माँ है। साली माइंड मेकअप करती है उसकी बीवी का, इसको मार के साइड पे फेंकते हैं, इसकी तो जायदाद भी इतनी है, सुकून करेंगे। अच्छा, गॉट माई पॉइंट। उसको कत्ल करते हैं, नींद की गोलियां देते हैं, फिर उसका गला दबा देती हैं दोनों औरतें मिलके। एक का शौहर है और एक का बहनोई है। मार के इन्होंने क्या किया है, उसकी लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया। इलाके में आवाज़ है कि बंदा नज़र नहीं आ रहा, बंदा किधर है। बात निकल आई 15 दिन के बाद, स्मेल आने लगी क्योंकि प्रॉपरली दफन तो किया नहीं था। एक अल्लाह का निज़ाम भी तो है ना। फिर पुलिस आई, मौके पर आके देखा औरतों से, औरतें रो रो के ओए होए एक तो हमारा बंदा मर गया, उल्टा आपने हमारे पे धावा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं भी साथ हूँ पुलिस के, हम गए हुए अपने चैनल की तरफ से और पुलिस अपने इदारे की तरफ से काम करने। जब पुलिस ने अंदर बाहर जाके ज़रा देखा तो मैंने कहा जी स्मेल बड़ी आ रही है, इस घर में कोई मामला है, स्मेल आ रही है। जब आसपास ख़वातीन को थोड़ा टाइटली पूछा ना कि ये क्या किया आपने, तो फिर उसने सारा कुछ ही बता दिया। उसने कहा मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ दफनाया है। अब उनकी लैंग्वेज और होती है, मैं यहाँ पे वो बोल नहीं सकती। फिर उसको खोदा तो उसके नीचे लाश पड़ी हुई थी शौहर की। पूरा कितने दिन बाद मिली? 20 से 25 दिन के बाद। तो ऐसे केसेस भी आप मुझे बताएं, ये काम किसने किया? खातून ने किया ना। एक वो भी खातून है जो घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने शौहर की इज्जत संभालती है, अपने भाइयों की इज्जत संभालती है। ऐसी औरतों को सलाम है।
एक वीडियो सोशल मीडिया पे हमने वायरल देखी, रिसेंटली भी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर एंकर पूछती है मर्द को कैसे मारा, अपने शोहर को कैसे मारा, तो वो कहती है बस उसको काट के सालन बना दिया। कोई ऐसा केस देखा आपने? हाँ, मैंने एक केस किया था ऐसा जिसमें खातून ने अपने शौहर को मारा, उसके पाँव को कुल्हाड़ी से तोड़ा, मतलब तोड़ा ही कहेंगे, कुल्हाड़ी की ज़रब लगाई और उसका शोरबा बना लिया और कह रही है मुझे देख के ठंड पड़ रही है, ए मैनू मारदा बड़ा सी। औरत ये कर सकती है? आम बंदा ये सोचता है ना कि औरत तो कमज़ोर है, औरत कैसे कर सकती है, लेकिन औरत ने ये काम किया। मैंने आंखों से देखा, जाके प्रोग्राम को कंडक्ट किया, मुलजिमा पकड़ी गई थी। तो ऐसी ऐसी औरतें भी हैं। हम शहरी लोग कहते हैं यहाँ पे चाय का कप और टेबल पे कॉपी पेंसिल लेके कि माशरा सारा हमारे जैसा है, हमारे जैसा नहीं है। दही इलाकों को विज़िट करें, ज़रा यकीन करें, खौफ आता है वहाँ जाके कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। ऐसा भी होता है। एक मैंने प्रोग्राम किया था, ओकाड़ा का एक गांव था, एग्जैक्टली मुझे गांव नहीं याद, दरिया के बिल्कुल करीब था। पहले तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था और रात के 1 बजे का टाइम और मुझे खौफ आ रहा है, लाइट दूर दूर नहीं है, कच्ची पट्टी, यूँ यूँ गाड़ी चल रही है, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे हमें। प्रोग्राम करने के लिए गए तो जो मुलजिमान थे, जाहिर है वो तो अरेस्ट थे, उनके घरों को ताले थे। अब मुलजिम कौन था? बाप। अच्छा। मारा किसको था? अपने बेटे को। बेटे की उम्र कितनी थी? 2 माह। क्यों मारा था? ए रोंदा बड़ा है, मेरे कन्ना च आवाज़ लग दी है। ऐसे भी इंसान है माशरे में। प्रोग्राम करने के लिए मैं वहाँ पे गई, उसका उसी बच्चे का, वो जो 2 माह का बच्चा जिसको मार दिया, उसका एक भाई बड़ा भी था, तकरीबन 10-12 साल का। ये क्लिप मेरा बहुत वायरल हुआ था। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? अब उसको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आ रही है, मुझे उसकी पंजाबी नहीं समझ आ रही, और ये किस्म की बातें, इत्थे पूरता है, इत्थे पूरता है। मैंने कहा क्या पूरतिया है, क्या कह रहा है ये? काफ़ी दफ़ा बच्चे से पूछा तो पुलिस वाले भी साथ थे, जाहिर है पूरी टीम थी। तो कहता है मैडम ये कह रहा है कि इधर अब्बू ने यहाँ पे बच्चे को मट्टी के नीचे फेंका है, पूर देता है, उनकी ये लैंग्वेज है। मैंने कहा कहाँ पे दिखाओ मुझे, अंदर आओ। जब हम अंदर गए तो एक सिंगल ईंट का छोटा सा कमरा है, शायद जहाँ पर एक चारपाई की जगह बमुश्किल होगी या शायद बंदा खड़ा हो सके। उसने वो छोटा सा 2 माह का बच्चा वहाँ पे मार के गला दुबाया, उसके ऊपर मिट्टी फेंकी है, ऊपर चारपाई बिछाई है, सो गया सारी रात। अच्छा। सो गया वो सारी रात। सुबह उठ के माँ बच्चा ढूंढ रही है, बच्चा किधर है। आफरीन है उस माँ पे भी, वो कहती है इन्हें जो करना सी करता है, हुण मैंने सोन दो। ऐसे लोग इस माशरे में जिंदा हैं। फिर मैंने उस बाप से जाके जब थाने में सवाल किया, हाँ भाई क्या किया तुमने? बाजी मेरे हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बाजी मेरी पैसे इतने नहीं होते, मैं कितों दूध देना दा पूरा करा। मैं कहा तू दूध नहीं पूरा कर सकता तो इट मीन्स कि तू उसको कत्ल कर देगा। फिर हमने सवाल जवाब किए और वो पूरे प्रोग्राम में रो रहा है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे अभी ये जेल बंद कर देंगे, मेरे साथ गलत हो गया, मैंने तो सही मारा बच्चे को। कोई नहीं बाजी, अल्लाह पुत्र होर दे देगा, ऐ केड़ी गल है, बच्चे तो आंदे ही रहते हैं। ये सवालों के जवाब हैं। ऐसे लोग भी इस माशरे में रहते हैं। हम जैसे इंसान हैं, इनकी 2 आँखें हैं, इनके भी 2 कान हैं, 2 ही हाथ हैं। सोच अलग है ना, सोच अलग है, पर्सनैलिटी, ख़ानदान, खून, ज़ातें, बड़ा कुछ। कोई ऐसा केस आपको याद पड़ता हो जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान या मुलजिम से सवाल करते हुए या केस मुद्दई से बात करते हुए रोना आ गया हो, रो पड़ी हो? माँ अपने लाल को जिस तरह से रोती है ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। और यकीन करें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे आंसू नहीं निकलने, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, लेकिन वो ऐसे ऐसे वाक़े होते हैं कि इंसान रह ही नहीं सकता। लाहौर का एक केस था जो हमने किया था माल रोड के करीब, जिसमें बेटे को, अकलौता बेटा था, 6 बहनों का, एक ही भाई था और बड़ी मिन्नतों मुरादों से लिया था, उसको कत्ल कर दिया गया था। मैं मुख्तसर आपको सुनाती हूँ, वैसे तो मैं स्टार्ट करूँगी कहानियाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ। उसको कत्ल कर दिया राइफल से, रात को आए उसके घर में, खिड़की तोड़ के अंदर आके उसको छलनी कर दिया। कौन थे? डाकू। अच्छा। दोस्त डाकू थे। इसका जवाब मैं आपको बाद में देती हूँ, ये दोस्त डाकू किसे कहते हैं। उसको छलनी कर दिया, बड़े करीब से आके उसको फायर मारे जब वो अपने बेडरूम में अपने बच्चों के साथ सो रहा था। जब आप किसी को फायर मारते हैं ना बहुत करीब से और बड़े हैवी गन से, तो उसकी बॉडी के चीथड़े लोथड़े उठ के ना आसपास भी जाते हैं, ब्लड जाता है जैसे। तो बोटियां आसपास गिर गईं। जब गोलियों की आवाज़ें आईं तो माँ और बाकी बहनें घर से भागी, ऊपर देखा क्या हो गया भाई के साथ। भाई तो भाभी के साथ, बच्चों के साथ आराम से रात सो रहे थे। भाई बेचारा कहीं और पहुंचा हुआ है, पीसीज हुए हैं उसके बाजुओं के, टांगों के, मतलब कि इतना बुरा हाल, गोलियों से छलनी कर दिया। मैं वहाँ रो पड़ी थी जाके। मैं जब गई, ज़ाहिर है इस मौके पे तो मैं नहीं गई, ये तो पुलिस का काम था। मैं बाद में जब मुझे पता लगा, वाक़या रिपोर्ट हुआ, मैं गई
तो उस लड़के के कुल थे और उसकी माँ एक चादर में उसकी बोटियाँ डाल के उसको सीने से लगा के बैठी थी ऐसे। मैंने कहा ये क्या, शायद इसकी तबीयत ख़राब है, ये बार बार ऐसे करती है, क्यों कर रही है। टीम से पूछा, पुलिस से पूछा, उनको भी ना समझ आए। मैं बैठी अम्मा जी के पास जाके मैंने हौसला दिया, बातचीत शुरू की। मैंने कहा अम्मा जी ये क्या है, ये आप ऐसे क्यों कर रही हैं बार बार, ये क्या है। अम्मा जी कहती है मैं नहीं देना, मैं नहीं देना। मैंने कहा क्या, मैं कुछ नहीं लेने आई आपसे, आप मुझे बताएं ये है क्या। जाहिर है जब इंसान इतने बड़े ट्रॉमा में होता है उसको नहीं पता वो क्या कह रहा है। मेरा पुत्र है। मैंने कहा पुत्र तो अल्लाह को टुर गया, फौत हो गया है माँ जी, अब उसके लिए आप पढ़ें, उसको सवाब होगा इस चीज़ का, ये उसको फ़ायदा है, गिफ्ट करें उसको पढ़ के। कहती हो तो ठीक है, हाले मैनू खाना खिलाना है, हाले मैनू सुलाना है। मैंने कहा किन्नू। कहती है नू। मैंने कहा ये क्या है। कहती है मेरा पुत्र है। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके कहा कि ये मुझे खोल के दिखाएं इसके अंदर क्या है। अली जब अम्मा ने खोली ना चादर, दुपट्टे के नीचे उसने छुपाई हुई थी, तो उसके अंदर उसके बेटे की बोटियाँ थीं। क्या फीलिंग्स थी आपकी उस मैं रो पड़ी। मैंने कहा इस माँ के अंदर ये हौसला नहीं हो रहा, जाहिर है डेड बॉडी तो वो दफना है ना, कि वो इन बोटियों को ही छोड़ दे। कहती मैं नहीं छड़नी, अभी थक गया, इन्हें सोना है, फिर सुबह उठेगा नाश्ता करेगा, मेरा पुत्र है। मैंने ना थोड़ा सा जोर लगाया। मैंने कहा अम्मा जी ना करें, इसको दफना दें, बस करें, ख़त्म करें। उसके दिल को ना कुछ होने लग गया, तबीयत ख़राब होने लग गई। फिर उसने वो बोटियाँ दोबारा अपने सीने लगाई तो नॉर्मल हुई। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोना आ जाता है। अभी भी जहन में, इमेजिनेशन में वो आ रही है चीज़ बहुत ज़्यादा, जाहिर है चीज़ को देखा था आंखों से, उस पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा रो पड़ी थी, शायद देखा हो आपने। तो ऐसी चीज़ों को देख के जाहिर है इंसान को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम अपनी सोसाइटी में बात करें, अगर ज़्यादा क्राइम ज़्यादा मर्द करते हैं या औरतें करती हैं? बराबर है। अकेली औरत क्राइम नहीं कर सकती और अकेला मर्द नहीं कर सकता, ये मिल के गेम डालते हैं, इनके साथी होते हैं, मिल के काम डालते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा करता है औरत कम करती है। ये औरतें हैं शहरी औरतें। अब शायद दही लोग मुझे ये कहें कि हमारे तो पीछे ही पड़ गई है तहमीना शेख जो दही इलाके का नाम लेती, वहाँ की औरत ना मजबूत है, यहाँ की औरत मजबूत नहीं है। यहाँ का मर्द सुलझा हुआ है, वहाँ का मर्द डशकरा है। तो तरबियत का फ़र्क है, हालात व वाक़यात का फ़र्क है। तो जाहिर है जब आपकी तरबियत का फ़र्क है तो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो जो मज़बूत है, जिसके पास पैसा है, जो तगड़ा है, वो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। एक प्रोग्राम मैंने किया सरगोदा में, एक बूढ़े बाबा जी थे जिनकी उम्र थी 70 साल, लेकिन वो दिखने में लगते थे 50 साल के। सेहतमंद इंसान था, डशकरा बाबा, 6 फुट का, ये मूँछों को ताउशाव दिए हुए। बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था वो, बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। जैसे मैंने कहा ऐसा भी होता है, करोड़ों खरबों में इसकी ज़मीन है, बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। उसकी एक टांग जब वो 8 साल का था दुश्मनी के तौर पर काट दी गई थी। अच्छा। उसने उसी तरह ही, जाहिर है बाप की दुश्मनी होगी, बच्चे के साथ उन्होंने बदला लिया, टांग काट दी, सर्वाइव किया, सेहतमंद हुआ, ठीक हुआ, पैसा खुला डुला था, आर्टिफिशियल टांग लगवा ली। अब एक अल्लाह की बनाई हुई टांग है और एक आर्टिफिशियल टांग है, बराबर तो नहीं हो सकती ना, वर्किंग तो चेंज है। अब वो मैं गई हूँ हवालात में, बैठा हुआ ज़मीन पे टांगे बखेर के। मैंने कहा ये बैठा किस तरह, इसको तमीज़ नहीं है बैठना किस तरह है। नॉर्मली तौर पे मुलजिम खौफ के मारे बैठे होते हैं, ज़ाहिर है हवालात में टांगे खुली करके थोड़ी बैठते हैं। मैंने कहा ये पुलिस को, मैंने कहा बैठा कैसे, इसको बैठने की तमीज़ नहीं। कहता नहीं मैडम इसकी एक टांग आर्टिफिशियल है, वो बेंड नहीं हो सकती, वो इसको सीधी ही करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने पुलिस की तरफ गौर से देखा, कहीं मुझे कवर तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो करीब से होके मैं गौर, मैंने कहा बाबा जी क्या किया आपने, कुछ भी नहीं कीता है, एवं लिया के मैनू बंद करता है बुढ़े बुढ़ेर नू। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आपके ऊपर तो 4 कत्ल डले हुए हैं, शायद 4 या शायद 3, तो ये क्या आपने दुश्मनी निभाई है, बदला लिया है। और नहीं मैं कितने लैना है, मेरी तो एक लाता है, मैं तो काम लै ही नहीं सकता, मैं तो ना गल्लां तो पिछे हाँ बड़ा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे उसके मुतल्लिक गांव वालों ने बताया कि इस बंदे के अंदर इतनी अना है कि इसका एक बेटा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इन्होंने केस लड़ना है, बाबे ने बाहर आना है, और ये बटन जो है ये सोने के लगाता है अपनी कमीज़ पे। अच्छा। इतना इनके पास पैसा है, ये बंदे को बंदा नहीं समझते, ये ले जाके डेरे पे लोगों को बांधते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और अपनी क्या कहेंगे आग को ठंडा करते हैं। तो मुझे जब लोगों ने ये बताया हुआ था तो मुझे एक तजस्सुस था कि मैंने बाबे को करीब से देखना है कि बाबा वाकई ऐसा है।
तो मैंने कहा बाबा जी ये ਤੁਹਾਡੇ बटन आम बंदियां तरह नहीं लगते, ज़ाहिर है आपको अपना स्टाइल चेंज करके बात उगलवानी भी तो है ना टेक्निकली तरीके से। मैं कहा बाबा जी ये लगते नहीं, कहता आप पुत्र है तो सोने देना है। मैं उसका मुंह देखूं कि अब आप हैरान हो रहे हैं, अब जो बंदा मौके पे खड़ा है वो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी। ऐसे ही है। बच्चों के क्राइम पर आते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या आपने भी देखा होगा, शाहिद सदीक का कत्ल बेटे ने किया, गर्लफ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट करनी थी, 12-13 करोड़ की गाड़ी। बच्चे भी क्राइम करते हैं और ज़्यादातर केसेस में बच्चे जो क्राइम करते हैं उनका मोटिव क्या होता है? आपके 2 सवाल हैं एक सवाल में। बच्चे का मोटिव क्या होता है और क्या बच्चे क्राइम करते हैं? मासूम बच्चा तो क्राइम नहीं करता। बहुत रेयर केसेस हैं कि किसी मासूम बच्चे से गलती हो जाए, वो एक अलग किस्सा है। ये जो बच्चे क्राइम करते हैं आपको दिखाई देते हैं ना, इनके माँ बाप ने क्राइम किए होते हैं। अच्छा, इनके मामलात यही चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 12 साल का बच्चा को गेम डाल के आ जाए। वो बचपन से देख रहा है कि मेरा अब्बा कैसे गेम डालता था, मेरी माँ कैसे डालती थी, मैं भी कर लूँगा, रूटीन की बात है। वो बच्चा है जो क्राइम करता है। वो कौन से बच्चे हैं? वो जेबें काटते हैं, वो एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं, वो घर से पैसे चोरी कर लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ओए 4 लड़के इकट्ठे हो, गांव का बड़ा ये कल्चर है, 4 दोस्त इकट्ठे होकर इसको फेंटी लगाएंगे। वो लड़के देखो तो हंसी आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 11, 12, 14 साल के। तो ये कल्चर है, ये भी क्राइम है, ज़ाहिर है तो क्राइम ना। तो ये केसेस हैं बच्चों के। और जो मेरा एक ऐसा पोर्शन जो मैं आपके आज के इस पॉडकास्ट में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है अपनी औलाद पर रहम करें। इनका कोई कसूर नहीं है कि ये आपके घर पैदा हो गए। आप अपनी हरकतें ठीक करें ताकि आपके बच्चों के आगे ना आए। मियाँ बीवी की लड़ाई में बलि चढ़ जाती है औलाद। ऐसी है। मैं अली एक शो करने के लिए गई कसूर में। 15 साल का वो लड़का था और बड़ा ही मासूम बच्चा था, बड़ा ही मासूम। और उसकी माँ को भी पकड़ा हुआ था, उन्होंने अपने बाप को मारा था। अच्छा। माँ मुलजिमा थी, माँ ने मारा था डंडे मार मार के। बाप गलत काम करता था, लड़कियां ले आता था, बीवी को मारता था, खर्चा नहीं देता था। तो मुझे ऐसे वाक़यात दोबारा सुनाते मेरी आवाज़ में वो दम नहीं रहता, याद आ जाती है, जबकि ऐसी तकलीफ दे मामला था। मैंने बीबी से सवाल किया, उसने कहा ये मैंने तंग करता है, कुड़ियाँ ले आंदा है, इंज करता है, उंज करता है। मैंने कहा अच्छा, लंबा चौड़ा किस्सा। फिर मैंने कहा बच्चे का क्या कसूर है तुम्हारे? अभी हल्की हल्की सी दाढ़ी मूंछ उसकी आ रही थी, 15-16 साल क्या उम्र होती है। मैट्रिक के उसके पेपर से और फाइनल पेपर से, और पेपर्स के दौरान आपको पता है ना छुट्टियां भी आई होती, तो वो छुट्टी वाले दिन ये काम हो गया था। अच्छा। ये लोग कहीं उठे हैं 10-11 बजे, माँ बाप का झगड़ा हुआ है, माँ ने डंडे उठा के मारे हैं शौहर के सर में, वो मर गया। बच्चे मौके पे मौजूद हैं घर में, बच्चों ने नहीं मारा, बच्चे मौजूद हैं। अब वो बच्चा मुझे हवालात में हथकड़ी लगे हुए क्या कह रहे हैं, आंटी मुझे इनसे जल्दी छुट्टी लेके दें, मेरा पेपर है कल, मैंने पेपर देना है। ओ हो। मैंने क्या सवाल करना था, मैं तो कुर्सी पे बैठ गई पास। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि इसको नहीं पता कि ये 302 में आया हुआ है यहाँ पे, इसकी जान तो अभी कहाँ सालों में छुटनी है, तालीम शालीम ख़त्म हो गई। वो कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया। मैंने कहा तुमने खाना खाया है, ठीक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे बहुत तरस आया। उसने इतना रो रो के, आंटी मेरा क्या कसूर था, मेरी अम्मी अब्बू लड़ते थे, मैंने नहीं मारा अब्बू को, अम्मी ने डंडे मारे हैं। पूछिए अम्मी से पूछा, हाँ मैं मारे ने, बच्चे का कोई कसूर नहीं, लेकिन उसको भी पुलिस ने हथकड़ी लगाई हुई थी। तो देखें, बच्चों पे रहम करें। बात वो है कि ऐसे बच्चे जो क्राइम नहीं करना चाहते, माँ बाप की हरकतें, ख़ानदान की हरकतें आ जाती हैं आगे बच्चे कि अब इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बाप गलत काम करता था, माँ ने रिएक्ट किया, नतीजा कौन भुगतेगा? बेटा। तो ऐसे केसेस में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे। ऐसे केसेस में पुलिस ने बच्चे का नाम क्यों बीच में डाल दिया? जाहिर है इनिशियल स्टेज पर घर में जो भी कत्ल के टाइम मौजूद होता है, तफ्तीश के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर केस, पुलिस ने उसको नामजद तो करना है ना, चीज़ें तो जाहिर है क्लियर करनी है ना। अब झटपट हमारा पाकिस्तान है, एक ही FIR में मामला तो सॉल्व नहीं होते, वकूआ बनाना है, चीज़ें देखनी है, मामला देखने हैं। तो वो बच्चा घर पर मौजूद था, उसने सब कुछ देखा था, तो जाहिर है पुलिस ने तफ्तीश तो करनी थी ना। ऐसे केसेस में जिसमें आपने ये जो भी केस बताया, मुझे आइडिया नहीं कि वो बाद में क्या हुआ, लेकिन अगर बच्चा जेल चला गया, जेल से निकल के तो वो उससे बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। अभी उसने क्राइम नहीं किया, लेकिन अगर वो जेल चला गया तो 90% चांस है कि वो अब क्रिमिनल बन के, कोई गैंगस्टर बन के निकलेगा।
आपने वो कहावत सुनी है, जेलें जो हैं ये यूनिवर्सिटी है ऐसी जराइम की? बिल्कुल ऐसी। हमारे पास एग्जांपल्स है मासी की, जितने हमने अभी हमारी ऑडियंस ने देखा है, जो केसेस हमने कवर किए हैं उसमें जेल जाने के बाद ही वो गैंगस्टर बना है। देखिए जेल में आपकी जो बैरिक कहते हैं, मैंने जेलों के भी प्रोग्राम्स किए, ओकाड़ा जेल सारी देखी, कोट लखपत देखी, इचरा देखी, प्रोग्राम करने का मौका मिला वहाँ पे। अब आपकी बैरिक में कातिल तो बैठा है ना, बैरिक कहते हैं वहाँ छोटे से कमरे को, कह लें हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं, छोटा सा ही कमरा है जहाँ पे मुलजिम बंद किए हुए हैं। कातिल भी बैठा है, जानी भी बैठा है, डाकू भी बैठा है, मंशियात फरोश, कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किए होते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब वो जाहिर है जब बैठेगा उनके साथ तो सबक तो नहीं सीखेगा ना, जो वो करके आए हैं वो किस्सा शेयर करेगा, ये अपना किस्सा शेयर करेगा, नंबर्स एक्सचेंज होंगे, पहले तू बाहर निकल गया तो तू राब्ता कर लेना, बाद में मैं निकला तो मैं राब्ता करूँगा, ऐसे ही गैंग्स बन जाते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, आदि मुजरिम बन जाते हैं। आपने जो केसेस कवर किए हैं, आपने मुलजिमान के इंटरव्यूज़ किए हैं, आपके सामने कभी किसी मुलजिम को पछतावा हुआ कि कर दिया, गलत कर दिया? आपने जो एग्जांपल भी दी कि उसने कहा कि खर्चा पूरा नहीं होता था, बस कर दिया, बस ठीक है, औलाद हो रहेगी, पछतावा होते कत्ल के बाद? बेतहाशा घुटने में मुंह दे दे के रोते हैं हवालात में बैठ के, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं वक्ती तौर पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो शायद आज मैं इधर इस जगह पर ना बैठा होता। हवालात कोई अच्छी जगह तो नहीं है ना, गंदी जगह ही है ना। तो घुटनों में मुंह दे के रो रहे होते हैं। और मैंने हवालात में बैठे ऑलमोस्ट हवालातियों को नमाज़ें पढ़ते देखा है। जो बाहर लोगों का जीना हराम करते हैं ना, ये अंदर जाके नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक्त की, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तस्बीहां भी करते हैं। फिर पुलिस वालों की बात ठीक है ना, अंदर आके तुसी नमाज़ा पढ़ते हो तो बाहर तुसी कत्ल कर दो। हमारे यहाँ जो पुलिस है, आपके ख्याल में तफ्तीश ठीक करती है पुलिस? पुलिस तफ्तीश ठीक करती है। बाज़ औक़ात वक़ूआ सही बताया नहीं जाता, कातिल को छुपाया जाता है, केस किसी पे डाल दिया जाता है, ऐनी शाहिद पैसों के बना लेते हैं कि फ़लाने बंदे ने देखा था इसको कत्ल करते हुए। तो आप पुलिस को जो केस बताएंगे, जो FIR लॉन्च होगी, पुलिस उसी पर तफ्तीश करेगी ना। तो पुलिस तफ्तीश ठीक करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ठीक नहीं भी करती। जो ठीक नहीं करती वो फिर मीडिया आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो फिर हाईलाइट भी हो जाता है किस्सा। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी है, लोग ये समझते हैं, जनरल पब्लिक, कि ये जो पुलिस है ये हमारा मुहाफिज नहीं है। पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस के बारे में माइंड में पुलिस को देख के ही कहते हैं रिश्वत मांगनी है इसने, ये करना है, वो करना है। ये क्या माइंडसेट है? पुलिस तो हमारी मुहाफिज ही है, ये एक हकीकत है और होना भी चाहिए। बना हुआ फिर मैं बताती हूँ, पुलिस हमारी मुहाफिज है, लेकिन कुछ लोगों ने इस इमेज को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। पाशा साहब सब इंस्पेक्टर इस्लामाबाद के, आपके नॉलेज में है, 2 छोटे बच्चों को पिम्स हॉस्पिटल से उठा के लेके गया, ज्यादती करता रहा उनके साथ, बावर्दी शख्स। अब ऐसे पुलिस वाले को क्या कहेंगे, ये मुहाफिज है? बाकी लोगों को बदनाम किया ना, पूरे डिपार्टमेंट को। सरगोदा का केस, ASI मोहम्मद नवाज़, बच्ची के बाप को उठाया, बच्ची को फ़ोन किया, मैट्रिक की स्टूडेंट है, उसको कहते हैं आओ जी तुम्हारे बाप का केस सेटल करना है, 9C का पर्चा है इसके ऊपर। बच्ची आने लगती है पुलिस स्टेशन, रास्ते से गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाते हैं, दोनों मिलकर 14 घंटे ज्यादती करते हैं। ये मुहाफिज हैं। ये कल की खबर आपको दे रही हूँ। बस छोड़ें इन किस्सों को, ये बड़ी फजूल गुफ्तगू है और ये बहुत आगे तक जाती है। फिर ऐसे केसेस में जो पेटी भाई हैं वो साथ देते हैं पुलिस वालों को? 50-50 देते हैं, साथ भी देते हैं, और जब गेम कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर एक्शन भी लेना पड़ता है। अब ये पाशा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सब इंस्पेक्टर की, जब ये DIG वहाँ पे हैं और जब इनको IG साहब को पता चला, नासिर रिजवी साहब जो कि हमारे DIG ऑपरेशंस लाहौर भी रहे हैं, अब IG इस्लामाबाद लगे हुए हैं, उनको जब पता लगा इस खबर के बारे में तो उन्होंने फ़ौरन कहा पर्चा दर्ज करो, बंदा पकड़ो। अच्छा। अब अगर IG साहब के नोटिस में ना जाता और बात रहती सिर्फ SHO की हद तक, तो आपको क्या लगता है वो कवर ना करता? वो करता कवर, वो ऐसा वकूआ बनाता कि केस ही साइड पे कर देता, आप पकड़ भी ना सकते। तो ऐसा भी होता है, 50-50 है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे लोग हैं तो माशरा चल रहा है, डिपार्टमेंट चल रहा है, सारे बुरे हो जाएं तो कहाँ है। और ये बात भी मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी अगर आप इजाज़त दें मुझे जी। वो डाकू जो किसी के घर में घुसकर डकैती करता है ना, माँ बाप भाई को बांध कर उन्हीं के घर में डकैती करता है, उसी की बीवी, उसी की बहन, उसी की बेटी के साथ ज्यादती भी करता है, उसी के बाप, उसी के भाई के सामने, और फिर दफ़ा हो जाता है वहाँ से। बाद में ये लोग 15 पर कॉल करते हैं, जो भी फैमिली है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जो कोई केसेस मैंने बहुत से देखे,
पुलिस आती है, वकूआ देखती है और लंबे चौड़े प्रोसीजर हैं उसको करती है, नक्शा बनाती है, बड़ा कुछ करती है। मुझे बताएं वो बेटी अपने बाप से नज़रें मिला सकती है? कैसे ज़िंदा रहेगी? आप सुन के हैरान हो रहे हैं। वो बहन अपने भाई के सामने किस मुंह से कमरे में आएगी? आ सकती है? ऐसे लोगों को पुलिस बनाती है इबरत का निशान, और बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। ऐसे बंदे का जब पता चलता है ना कि फ़लाना बंदा जो है वो पुलिस मुकाबले में आर पार हो गया, मुझे तो बड़ी ठंड पड़ती है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए इनके साथ ऐसे, ये जो गलत काम करते हैं। और अगर इनको पुलिस नकेल ना डाले, अली मेरी बात आज लिख लें, तो आप और मैं अपने घर में सोएंगे नहीं रात को। हमारे घरों से लोग बच्चियां ले जाएंगे, हमारे हाथों से लोग ले जाएंगे। पुलिस का एक ये चेहरा भी है। कच्चे के डाकुओं को पुलिस ने नकेल डाली। पिछले दिनों कितने डाकुओं ने पुलिस वाले मारे। फिर वहाँ पर गोंदल साहब लगे, TPO रिजवान गोंदल साहब, दोबारा से उनको वहाँ पर तैनात किया गया। ही इज़ डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने नकेल डाली, ऑपरेशंस किए, ये भी पुलिस वाला है। तो ऐसे पुलिस वालों पे तो फिर कुर्बान होती है ना माएँ, कौम कुर्बान होती है ना। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वंस अगेन पुलिस मुकाबलों की बात हम कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक कराची के अंदर बड़ा खतरनाक टॉपिक है। हमने कराची के अंदर देखा राव अनवार चौधरी असलम, हमने उनकी बायोग्राफीज की हैं, हमारी ऑडियंस ने देखा है उन्हें। क्या पुलिस मुकाबले जस्टिफाइड हैं और पुलिस मुकाबले की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखें, ना मैं पुलिस मुकाबला करती हूँ, ना मैंने करवाया है, ना मैंने कभी मौके पे खड़े होके कोई देखा है। लेकिन पता आपको सारा है। जितनी बात पता है उतनी बात शेयर करूँगी। हम तक जब खबर आती है ना, तो हम ये खबर पढ़ते हैं कि मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हो गया, साथी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया, एक साथी पकड़ लिया है, एक जहन्नुम वासिल हो गया, वासिल जहन्नुम हो गया। ये खबर मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हैं, और बस यहाँ पढ़ने की हद तक बात ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी प्लीज़। रिसेंटली आपने एक स्टोरी कवर की, आपने रेड की, हनी ट्रैप का नया एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। होता पहले भी था, लेकिन हलील साहब के केस के बाद जो है वो हनी ट्रैप वर्ड वायरल हुआ, ट्रेंड में आया। रेड कैसे की थी? आपको कैसे पता चला हनी ट्रैप हो रहा है? मुझे ज़राए बता देते हैं। प्रोग्राम्स करते करते ज़ाहिर आपके लिंक्स बन जाते हैं, लोगों के पास आपका राब्ता नंबर होता है, आप राब्ता करते हैं। मुझे कॉल आती है कि इस तरह से इस मोहल्ले में ये ख़वातीन हैं, इन्होंने गंद फैलाया हुआ है। मैंने कहा ये तो गली गली का केस है। अब बहरहाल काफ़ी सारी मुझे कॉल्स आई, मैंने अपने फिर छोड़े वहाँ पर लोग और डिटेल्स इकट्ठी करवाई, मुखबरियाँ करवाई, सारा कुछ देखा। करते कराते पता लगा कि लोग सही कह रहे हैं, इन्होंने वाकई मोहल्ले में जीना हराम किया हुआ है। एवं किसी को उठा के ले आए, उसके साथ गलत काम किया, वीडियो बना ली, ब्लैकमेल कर दिया, पैसे बटोरे, बंदा छोड़ दिया। अच्छा, ये बिजनेस है उन ख़वातीन का। कितनी थी? 2। अच्छा। साथ इनके 4 मर्द भी थे। ये पूरा गैंग था। एक ही गली में 2 मकान किराए पे लिए हुए थे इन्होंने। एक में ख़वातीन रहती थी और एक में वो मर्द रहते थे, जहाँ बैठ के पैसों का बंटवारा होता था। मुझे पता चला, मैं रेड करने के लिए गई, पुलिस के मुलाजिम मैंने साथ लिए और हम रेड करने के लिए चले गए। मेरी एक बात यह है ज़ाती तौर पर कि मैं जब रेड करने जाती हूँ, मैं एरिया नहीं बताती कि मुझे इस एरिया में रेड करनी है। एरिया बता दो तो किस्सा पहले ही ख़त्म हो जाता है मेरे पहुँचने से पहले। तो मैं एरिया नहीं बताती। मैं कहती हूँ मुझे सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस दे दें, मुझसे कोई गलती ना हो, पुलिस मौके पर मौजूद हो, तो हम काम करेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रेड्स होती हैं। अच्छा, आप जब जाते हैं रेड करने के लिए, मैं अपनी बात आपको सुना रही हूँ, तो अब मैं एक तहमीना शेख हूँ, एक इस घर में 2 ख़वातीन हैं और इस घर में 4 आदमी हैं। मैंने दोनों को पकड़ना है। अब मैं उधर जाऊँगी तो ये स्किप हो सकते हैं, मैं इधर जाऊँगी तो ये स्किप हो सकते हैं। क्या करती हैं ऐसे? बीच में खड़ी हो जाती हूँ। 4 बंदे पुलिस के उधर खड़े कर दिए, 4 उधर खड़े कर दिए, अपनी टीम के लोगों को खड़ा कर दिया रेड की। जब आप काम करते हैं फिर आपको पता है आपने कैसे हैंडल करना है। आपको पता है ना, आपका पॉडकास्ट है, आपने कैसे करना है, ऐसे लोगों को पता होता है। फिर हम वहाँ रेड करने गए जी। हनी ट्रैप था, ख़वातीन को हमने पकड़ा, मर्दों को पकड़ा, रेड करके उनको अरेस्ट करवाया और सारे का सारा सिलसिला। अब मज़े की बात यह है कि वो ख़वातीन जिनका घर था, कोई 2-2.5 मरले का ये कच्चा सा घर था, वहाँ पर उनका उस टाइम एक कस्टमर भी बैठा हुआ था, बेचारे को पता ही कोई नहीं कि हो क्या गया। बाहर तो नफरी लगी हुई है। अब मैं अंदर गई हूँ, मैंने उसको पूछा, नहीं बाजी मैं कुछ नहीं किया बाजी, है मेरे ते इल्ज़ाम ला रहे ने महल्ले वाले, मैनू इंज कहते ने, मैं बेवावां, मैं इंज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब उसमें हार्श लैंग्वेज भी आपको यूज़ करनी पड़ती है, हार्श वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। उनको आप कहो ना, उनको समझ नहीं आती कि आप क्या होता है। अब उधर एक आदमी बैठा हुआ था, मैंने कहा तुम इधर आ जाओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कहता जी मेरा नाम, शायद पता नहीं क्या उसने बताया। मैंने कहा क्या करते हो? मैं ट्रक चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। मैंने कहा इधर क्या करने आए हो? बाजी मेरे ना भैन है मेरी,
अच्छा। मुझे ना हंसी आ गई। मैं अब जाहिर है सिचुएशन ऐसी थी, मैं उसको कंट्रोल किया, लेकिन मुझे उसकी कहता कि मेरी बहन है। मैंने कहा बहन है तुम्हारी? हाँ। तो तुम इधर क्या कर रहे हो, इस बहन के घर क्या कर रहे हो? मैं मिलने आया हूँ इसको। मैंने कहा तुम्हारा बहनोई क्या करता है? कहता बहनोई किसे कहते हैं? बाजी बहनोई किनू कहीदा है? मैंने कहा तेरी भैन दा बंदा उन्होंने कहीदा है। की करता है बहनोई? उसको पता ही नहीं क्या करता है, क्योंकि वो तो कस्टमर था ना वहाँ पे, उसको क्या पता, वो तो कस्टमर था। तो ऐसे ऐसे मामले भी हो जाते हैं, इतनी सख्त कंडीशन में भी हंसी निकल आती है बाज़-औक़ात। अच्छा, लास्ट सवाल है, वाइंड अप करते हैं इसके बाद। पुलिस की छितरोल हाँ, होती है अभी भी? पुलिस मनवाती है अपने जो उनके हैं तरीके उनसे? ये सवाल पुलिस वालों से होना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया, आपने देखा है जाती हैं। अच्छा, पहले बहुत से ऐसे केसेस सामने आते थे कि पुलिस वाले जो हैं वो तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों से मनवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मनवा लेते हैं। ऐसे केसेस अब भी सामने आते हैं। अभी पिछले दिनों चूंग में एक बंदा मर गया। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला जी उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो बंदा मर गया, मतलब कि हवालात में मर गया। तो हवालात में अगर कोई खुदा न खास्ता मर जाए तो एसएचओ के लिए मुसीबत बन जाती है। ही इज़ आंसरेबल कि कैसे बंदा मर गया आपके पास। अगर उसकी तबीयत ख़राब थी तो आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए था, या आपने तशद्दुद किया तो बंदा मर कैसे गया, सवाल है ना। तो अब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, बेशुमार आते हैं, जिसमें जो हाई ऑफिशियल्स हैं फिर उस पर एक्शन लेते हैं, इनको सस्पेंड करते हैं, इनको सज़ाएँ देते हैं। 144 पुलिस ऑफिसर के हवाले से फैसलाबाद में एफआईआर्स दर्ज हुई हैं जो मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं, जिन्होंने अपनी मिसलें पूरी नहीं की, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं की, अच्छा। जिन्होंने मुद्दइयों की बात नहीं सुनी, जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। कामरान आदिल साहब जो कि सीपीओ फैसलाबाद तैनात हैं, उन्होंने सीधे सीधे एक्शन लिया। उन्होंने कहा चलो जिसके 3 स्टार हैं उसके 2 कर दिए, जिसके 2 हैं उसका 1 कर दिया, जिसकी 20 साल की नौकरी खा ली सज़ा के तौर पर, तो वो भी पुलिस ऑफिसर है, और जो गलत काम करता रहा वो भी पुलिस ऑफिसर है। तो वही बात है, इंसान बना दिया। अभी एक फैसलाबाद, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया। सब इंस्पेक्टर थे जब मैं गई थी, और मैं उस केस को कवर करने गई थी जिसमें छोटे बच्चों को डाकुओं ने यरगमाल बना लिया था। फिर उसके बाद वो केस सॉल्व हुआ, हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। अब हफ्ता पहले जब मेरी बात हुई उनसे तो पता चला कि वो सब इंस्पेक्टर एएसआई बने हुए हैं। मैंने कहा एएसआई बन गए वो कैसे? अच्छा। स्टार का मुखिया है जी, वो थाने के जो तफ्तीशें हैं, जो मिसलें हैं, उनको घुमा दिया है पेपर्स को, जिस पर तफ्तीश लिखते हैं ना, उसको मिसल कहते हैं जी, वो ही घुमा दिए पेपर। तो केस कहाँ से सॉल्व होने? तो फिर अच्छे डाडे ऑफिसर हैं जो इनको फिर सीधा करते हैं। आपके ख्याल में जब भी कोई क्राइम होता है उस वक्त क्या हालात गलत होते हैं या क्रिमिनल? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।